नमस्कार। आज हम जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे पावरफुल यूनिट यानी सेल की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं। सोचिए, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल पेड़ तक, और हम इंसान भी, हर कोई, हर जिंदा चीज इसी एक जादुई इकाई से बनी है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक इंसान, एक पेड़ और एक बैक्टीरिया, इन तीनों में भला क्या चीज कॉमन हो सकती है? ये तो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, इनके बीच एक बहुत ही गहरा और एक बहुत ही बुनियादी कनेक्शन छिपा हुआ है। और वो कनेक्शन है, ये सभी सेल्स यानी कोशिकाओं से बने हैं। जैसे ईंटों से एक घर बनता है, ठीक वैसे ही कोशिकाओं से हर जिंदा शरीर बनता है। लेकिन ये सिर्फ बनावट की बात नहीं है। असल में जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी काम है, वो सब इन्हीं छोटे छोटे शहरों के अंदर ही होते हैं। आज के इस सफर में हम यही देखने वाले हैं। हम पता लगाएंगे कि कोशिका की खोज हुई कैसे, इसके दरवाजों और दीवारों को समझेंगे, फिर इस कमाल के शहर के अंदर एक टूर करेंगे, अलग अलग तरह की कोशिकाओं को कंपेयर करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये शहर अपनी आबादी कैसे बढ़ाता है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जीवन के इन छोटे छोटे कमरों की खोज की ये कहानी आखिर शुरू कैसे हुई। ये कहानी शुरू हुई 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कॉर्क के एक पतले से टुकड़े को देखा। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी छोटी खाली जगहें दिखीं, जिन्हें उन्होंने सेल्स नाम दिया। लेकिन ये तो सिर्फ खाली दीवारें थीं, मतलब मरी हुई कोशिकाएं। कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब 9 साल बाद 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी में पहली बार जिंदा तैरती हुई कोशिकाओं को देखा। बस फिर तो धीरे धीरे पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर न्यूक्लियस को खोजा, और फिर 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने एक बहुत ही बड़ी बात कही, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब है हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। हर शहर की अपनी एक बाउंड्री होती है, अपने गेट होते हैं, अपनी दीवारें होती हैं। कोशिका भी ठीक ऐसा ही एक शहर है, जो बहुत सावधानी से कंट्रोल करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। हर एक कोशिका के चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है। इसको आप शहर का गेटकीपर या एक क्लब का बाउंसर भी समझ सकते हैं। ये लिपिड और प्रोटीन से बनी है और सिर्फ चुनिंदा चीजों को ही अंदर बाहर आने जाने की इजाजत देती है। लेकिन पौधों, फंगस और बैक्टीरिया में इस गेटकीपर के बाहर एक और मोटी प्रोटेक्शन लेयर होती है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। ये एक मजबूत किले की दीवार जैसी है, जो पौधे को एक फिक्स्ड शेप और मजबूती देती है। और मजे की बात यह है कि हम जानवरों की कोशिकाओं में ये दीवार नहीं होती, और इसी वजह से हमारा शरीर इतना लचीला होता है। चलिए अब शहर के गेट से अंदर चलते हैं और इसके अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यही वो डिपार्टमेंट्स हैं जो मिलकर इस पूरे शहर को जिंदा रखते हैं और चलाते हैं। सबसे पहले मिलते हैं शहर के हेडक्वार्टर से, यानी न्यूक्लियस या केंद्रक। ये कोशिका का कंट्रोल रूम है, उसका ब्रेन है। इसी के अंदर कोशिका का सबसे कीमती खजाना यानी हमारा डीएनए क्रोमोसोम के रूप में एकदम सेफ रहता है। यही डीएनए वो ब्लूप्रिंट है जिसमें शरीर की सारी जानकारी लिखी होती है, और यही कोशिका के सारे कामों को डायरेक्ट करता है। वैसे बैक्टीरिया जैसी सिंपल कोशिकाओं में ऐसा कोई पक्का हेडक्वार्टर नहीं होता। उनका डीएनए बस एक कोने में पड़ा रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब चलते हैं शहर की फैक्ट्री में, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या शॉर्ट में कहें तो ईआर। ये झिल्लियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके 2 सेक्शन हैं। एक है रफ ईआर, जिस पर राइबोसोम चिपके होते हैं और ये प्रोटीन बनाने का काम करती है, और दूसरी है स्मूथ ईआर, जो फैट और लिपिड बनाती है और साथ ही हमारे लिवर में जहरीली चीजों को साफ करने का भी काम करती है। अच्छा, फैक्ट्री में माल तो बन गया, लेकिन उसे सही पते पर कौन पहुंचाएगा? ये काम करते हैं शहर के पैकर्स एंड मूवर्स, यानी गोल्जी उपकरण। ये ईआर से बने प्रोटीन और लिपिड को लेता है, उन्हें थोड़ा मॉडिफाई करता है, उनकी सॉर्टिंग करता है, और फिर उन्हें छोटी छोटी थैलियों में पैक करके उनकी मंजिल तक भेज देता है। आप इसे शहर का लॉजिस्टिक सेंटर भी कह सकते हैं। हर शहर में सफाई की जरूरत होती है,
तो ये जिम्मेदारी है क्लीन अप क्रू की, यानी लाइसोसोम की। ये कोशिका का रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। इसमें इतने पावरफुल एंजाइम होते हैं कि ये कचरे को, बाहर से आए दुश्मनों को और पुराने हो चुके ऑर्गेनल्स को तोड़कर खत्म कर देते हैं। लेकिन इसका एक डरावना साइड भी है। जब कोशिका खुद बीमार या बहुत पुरानी हो जाती है तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं, और इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग भी कहा जाता है। किसी भी शहर को चलाने के लिए बिजली चाहिए, और ये बिजली आती है पावर हाउस से, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सांस लेने की प्रक्रिया से एनर्जी बनाता है, जिसे एटीपी कहते हैं। यही एटीपी कोशिका की एनर्जी करेंसी है। और अब एक सबसे हैरान करने वाली बात, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है ना कमाल की बात। इससे साइंटिस्ट ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद अरबों साल पहले ये खुद एक आज़ाद जीव हुआ करते थे, जो बाद में हमारी पूर्वज कोशिकाओं के अंदर आकर रहने लगे। अब जरा उन स्पेशलिस्ट्स की बात करते हैं जो सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में ही मिलते हैं। पहले हैं प्लास्टिड, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। ये हैं कोशिका की रसोई। यहीं पर सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है। और दूसरी खास चीज़ है वैक्यूल, यानी रसधानी। ये एक बहुत बड़ा स्टोरेज टैंक है जो पानी और पोषक तत्वों को जमा रखता है और पौधे को सीधा और मजबूत खड़ा रहने में मदद करता है। तो हमने शहर के अंदर की सैर तो कर ली। अब जरा देखते हैं कि ये सेल्यूलर शहर कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ एकदम पुराने ब्लूप्रिंट जैसे सिंपल, तो कुछ आज के जमाने के अजूबों की तरह कॉम्प्लेक्स। मेनली दो तरह के डिजाइन हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसे कि बैक्टीरिया। ये जीवन का सबसे पुराना और सरल ब्लूप्रिंट है। ये बहुत छोटी होती हैं, इनमें कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर यानी न्यूक्लियस नहीं होता, और ना ही कोई दूसरे मेम्ब्रेन वाले डिपार्टमेंट्स। दूसरा डिजाइन है यूकैरियोटिक कोशिका, जिनसे पौधे, जानवर और हम सब बने हैं। ये एक मॉडर्न शहर की तरह हैं, बड़ी, ऑर्गेनाइज्ड, और जिसमें एक न्यूक्लियस और कई सारे स्पेशल डिपार्टमेंट्स यानी ऑर्गेनल्स होते हैं। अब इन यूकैरियोटिक शहरों में भी दो मेन मॉडल हैं। प्लांट सेल यानी पादप कोशिका एक चार दीवारी वाले बगीचे की तरह है। इसके बाहर एक मजबूत दीवार है, अपना खाना बनाने के लिए रसोई यानी क्लोरोप्लास्ट है, और पानी जमा करने के लिए एक बड़ा सा टैंक भी। वहीं एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका एक लचीले महानगर की तरह है। इसमें न कोई बाहरी दीवार है, न क्लोरोप्लास्ट, और इसका आकार भी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। शहर का विकास भी होता है और वो अपनी आबादी भी बढ़ाता है। तो चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि ये नए कोशिका शहर आखिर बनते कैसे हैं। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के बंटने से बनती हैं, और ये दो तरीकों से होता है। पहला है माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। ये हमारे शरीर की ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है। जब हमें चोट लगती है ना, तो इसी प्रोसेस से नई कोशिकाएं बनकर घाव भरती हैं। इसमें एक कोशिका बटकर अपनी दो हूबहू कॉपी बना देती है। दूसरा तरीका है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। ये खास तौर पर रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इसमें एक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन उनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। और ये इसलिए जरूरी है ताकि जब स्पर्म और एग मिलकर एक नया जीव बनाएं तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या सही बनी रहे। तो हमने इस अद्भुत शहर की एक पूरी यात्रा कर ली है। चलिए अब सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे कोशिका सच में एक परफेक्ट शहर की तरह काम करती है। ये लाइन सब कुछ याद रखने में बहुत मदद करती है। न्यूक्लियस बॉस है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर है, और लाइसोसोम क्लीनर है। सभी एक परफेक्ट शहर की तरह मिलकर काम करते हैं। हर ऑर्गेनेल का अपना एक फिक्स्ड काम है, और वो सब एक दूसरे के साथ इतने परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं कि जीवन चल पाता है। तो अगली बार जब भी किसी जिंदा चीज को देखें तो याद रखें कि उसके अंदर खरबों ऐसे छोटे छोटे शहर हैं जो चुपचाप अपना काम करके जीवन को मुमकिन बना रहे हैं।